नमस्कार दोस्तों। इतिहास विषय के अध्ययन के क्रम में अब तक हमने मेवाड़ रियासत को लगभग कंप्लीट देख लिया है। कुछ एक जो शासक मेवाड़ के बचे हैं, आज हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। कल हमने महाराणा प्रताप के बारे में देखा था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के इतिहास के सबसे प्रतापी राजा महाराणा प्रताप हुए थे। महाराणा प्रताप के ही पुत्र अमर सिंह अगले शासक बनते हैं और अमर सिंह के बाद का कर्ण सिंह और तेज सिंह, इनका इतिहास भी आज हम देखेंगे। हम देखते हैं कि प्रताप ने जब दिवेर का युद्ध लड़ा था 1582 ईस्वी में, और दिवेर के युद्ध से प्रताप ने अपनी आक्रामक नीति शुरू कर दी थी वापस से मेवाड़ को प्राप्त करने के लिए। दिवेर, चूंकि अकबर ने आक्रामक नीति का त्याग कर दिया था प्रताप के विरुद्ध, क्योंकि आक्रामक होकर प्रताप को जीतना नामुमकिन अब उनको लगने लगा था, इसलिए उन्होंने अपने 4 सैनिक ठिकाने मेवाड़ में बना दिए थे। इसकी हमने कल चर्चा की थी। दिवेर, देसूरी, देबारी और देवली, फोर्डी, है ना। इन चारों को हम कल देख चुके हैं। कल जाते तो ये अमर सिंह की बहादुरी के किस्से हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। एक हमने इनका किस्सा अमर सिंह का शेरपुर में भी देखा था कि जब शेरपुर में अब्दुल रहीम खान खां को जब अकबर भेजता है 1580 में प्रताप के विरुद्ध, तो शेरपुर में वो अपने परिवार को छोड़ देता है और वहीं पर अमर सिंह पहले ही उसके परिवार को बंदी बनाकर राणा के प्रताप के सामने प्रस्तुत कर देता है, और प्रताप उसके परिवार को वापस से छोड़ने की उसको बोलता है कि हमें महिलाओं पर और बच्चों पर कोई अत्याचार नहीं करना है, इन्हें वापस छोड़ के आओ। तो इस प्रकार आज हम अमर सिंह को अध्ययन करेंगे, देखेंगे इनकी दिलेर और बहादुरी के क्या क्या किस्से हैं। यहाँ पर मैं, जो राणा प्रताप है, ये वीर तो थे और युद्धों में इनका ज़्यादातर समय व्यतीत हुआ है। युद्धों में समय व्यतीत होने के साथ ही हमको इनके कला और साहित्य के प्रेम में भी इनकी रुचि की झलक हमको देखने को मिलती है। इनके काल में जो साहित्य विकास हुआ, उस पर हम चर्चा करते हैं। राणा प्रताप के जो दरबारी साहित्यकार थे, वो थे चक्रपाणि मिश्र। कौन थे? चक्रपाणि मिश्र। और चक्रपाणि मिश्र के द्वारा जिन ग्रंथों की रचना की गई, उनमें इनका सबसे प्रमुख जो ग्रंथ है वो है राजवल्लभ। कौन सा है? राजवल्लभ। इन्होंने राजवल्लभ नामक ग्रंथ लिखवाया था किससे? चक्रपाणि मिश्र से। ये जो राजवल्लभ जो ग्रंथ है, ये पूरी तरह से हॉर्टिकल्चर पर है। बगीचे, कृषि, मिट्टी की गुणवत्ता, इन सब का किस प्रकार ध्यान रखा जाए, इससे रिलेटेड है। पूरे बागवानी से रिलेटेड ये राजवल्लभ ग्रंथ है। और इससे भी हमें पता चलता है कि युद्धों के बीच में रहकर भी बागवानी के ग्रंथ अगर ये लिखवाते हैं, तो ये पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से, जानवरों से किस प्रकार, किस हद तक ये प्रेम करते होंगे, ये हमको इससे भी एक देखने को मिलता है। राजवल्लभ के बाद में इन्हीं का एक और ग्रंथ हमें मिलता है चक्रपाणि मिश्र का, वो है मुहूर्तमाला। मुहूर्तमाला। और एक और ग्रंथ इनका देखने को मिलता है, वो है राज्याभिषेक पद्धति। राज्याभिषेक पद्धति। ये 3 ग्रंथ हमें चक्रपाणि मिश्र के देखने को मिलते हैं, और ये राणा प्रताप के दरबारी साहित्यकार थे। इसके बाद में राणा प्रताप के दरबार में ही 2 चारण कवि भी होते हैं। चारण कवि, ये दोनों चारण कवि हैं। एक है रामा सांदू और एक है माला सांदू। ये 2 चारण कवि हैं, और इनमें जो माला सांदू है, इन्होंने प्रताप का झूलना ग्रंथ की रचना की। प्रताप का झूलना नामक ग्रंथ की रचना की। और इन रामा सांदू और माला सांदू के इन ग्रंथों में, प्रताप का झूलना में, हमें बप्पा से लेकर और
प्रताप तक के जितने भी शासक हुए हैं उन सभी का वर्णन भी हमें इस ग्रंथ में देखने को मिलता है, प्रताप का झूलना में। इनके बाद इन्हीं के समय मुनि हेमरतन भी होते हैं। मुनि हेमरतन भी इनके दरबार में ही होते हैं, और ये जिस ग्रंथ की रचना करते हैं उसका नाम है गोरा बादल पद्मिनी चरित्र चौपाही। चरित्र चौपाही देख लीजिए, ये सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं, तो एक बार देख लीजिए। राणा प्रताप दरबारी साहित्यकार चक्रपाणी मिश्र होते हैं, मुनि हेमरतन होते हैं, और दो चारण कवि रामा सांधु और माला सांधु होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दुर्सा आड़ा जो थे, इन्होंने प्रताप की प्रशंसा में काफी कुछ लिखा था, और इन्हीं की प्रशंसा इनका राणा प्रताप जो थे, देखिए राणा प्रताप जो थे इनके दो भाई थे, एक थे जगमल और एक थे सागर। एक बार देख लीजिए, जगमल और सागर। चूंकि पहले ऐसा होता था कि जब राजा बनते थे तो राजा कैसे बनते थे, ज्यादातर जो शासक जो होता था उसी बेटे को राजा बनाता था जिसकी अ, माँ का उस पर प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, मतलब जिस रानी का प्रभाव सबसे ज्यादा राजा पर होता था उसी के बेटे को क्या बना दिया जाता था, अगला उत्तराधिकारी बना दिया जाता था। तो यहाँ पर जो उदय सिंह थे उनके ऊपर जिस रानी का प्रभाव था उसी के पुत्र थे कौन, जगमल, और जगमल को ही इन्होंने मेवाड़ का उत्तराधिकारी बना दिया था, मेवाड़ का राजा बना दिया था। और तब प्रताप को राजा बनाने के लिए वहां की जनता ने, वहां के विश्वास पात्र सरदारों ने क्या किया, विरोध किया जगमल का, और प्रताप को क्या बनाया, राजा बनाया। तो इस प्रकार प्रताप राजा बनते हैं। जगमल के ही एक दरबारी इनके आश्रित साहित्यकार थे, और इस दरबारी आश्रित जो इनके साहित्यकार थे उनका नाम था देवड़ा साडू। और इस देवड़ा साडू ने भी क्या किया, दुर्सा आड़ा की तरह ही प्रताप की काफी प्रशंसा इन्होंने की है, देवड़ा साडू ने। जगमल जो था, इस जगमल का क्या होता है, अकबर की शरण में चला जाता है। किसकी शरण में, अकबर की शरण में चला जाता है प्रताप के शासक बनते ही। और अकबर इसे क्या करता है, आधा सिरोही, आधा सिरोही इसको जागीर में दे देता है, और ये सिरोही का शासक बनकर वहां पर शासन करता है। सिरोही के ही शासक जो होते हैं सुल्तान देवड़ा, सिरोही के कौन से शासक थे, सुल्तान देवड़ा। सुल्तान देवड़ा के साथ इनका युद्ध होता है दत्तानी नामक स्थान पर, जगमाल का युद्ध होता है। आधा सिरोही तो अकबर ने जगमाल को दे दिया था, और आधा जो सिरोही था वो किसके पास था, सुल्तान देवड़ा के पास। तो अब इन दोनों का संघर्ष होना स्वाभाविक है। तो सुल्तान देवड़ा और जगमल के बीच में दत्तानी नामक स्थान पर युद्ध होता है, दत्तानी का युद्ध होता है। और दत्तानी के युद्ध में जगमल क्या होता है, पराजित होता है और मारा जाता है। जगमल पराजित होकर मारा जाता है। दूसरी ओर हम इनके दूसरे भाई सागर की भी बात करते हैं। सागर भी किसकी शरण में चला जाता था, अकबर की शरण में, अकबर की शरण में ये चला जाता था। सागर के बारे में बताया जाता है कि जहांगीर का ये काफी विश्वास पात्र था, अकबर के पुत्र जहांगीर का काफी विश्वास पात्र था सागर, और जहांगीर ने सागर को मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया था, मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया था किसने, जहांगीर ने सागर को। तो इन दोनों को भी हमने देख लिया है।
दूसरी तरफ राणा प्रताप के साहित्यिक विकास की देखी, कला के प्रति हमने प्रेम इनका देखा। इन्होंने चावंड में जो चावंड की चित्रकला है वो इन्हीं के समय सामने आती है। चावंड में ही इन्होंने चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण भी करवाया। 28 वर्षों तक चावंड इनकी राजधानी रही। अगले जो शासक हुए अमर सिंह का भी जो राज्याभिषेक होता है वो चावंड में ही होता है। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं अमर सिंह। अगले जो शासक हुए वो हुए अमर सिंह। अमर सिंह फर्स्ट। 1597 में मृत्यु हो जाती है किसकी? महाराणा प्रताप की। और 1597 में ये क्या बनते हैं? यहाँ के शासक बनते हैं। तो अमर सिंह के समय की जो सबसे प्रसिद्ध जो इनकी घटना है, इनके समय की है, मेवाड़ संधि कर लेता है किसके साथ? मुगलों के साथ। जो मेवाड़ अब तक मुगलों से संघर्ष कर रहा था, अमर सिंह के समय आकर वो किससे? मुगलों से क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। संधि जो होती है वो किसी भी प्रकार से हमारे विपक्ष में नहीं होती है, बराबरी की एकदम संधि होती है दोनों के मध्य में। तो जो अमर सिंह हैं, इनके समय मेवाड़ और मुगलों की क्या होती है? संधि हो जाती है। क्लियर है? और इस संधि के अंदर जो सबसे प्रमुख चीज है कि मुगल कहते हैं कि अब चित्तौड़ के किले में निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। पूर्ण रूप से निर्माण कार्य पर क्या लगा दी जाती है? रोक लगा दी जाती है। दूसरी, ये किसी भी प्रकार की वैवाहिक संबंध करने को बाध्य नहीं करती है हमें, या हमें शाही दरबार में उपस्थित होने के लिए भी ये संधि बाध्य नहीं करती है। सिर्फ इनका एक ही था कि निर्माण कार्य किसी भी प्रकार का नहीं होगा। साथ ही हमें जो शाही सेना है उसमें 1000 सवार रखने होंगे। अपने 1000 सैनिक घोड़े पे सवार हमें शाही सेना में रखने होंगे। दूसरा, हमें शाही सेना में जो शासक होगा, जो राजा होगा, उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होगा उसको हमें शाही दरबार में उपस्थिति के लिए भेजना होगा। ज्येष्ठ पुत्र को हमें शाही दरबार में उपस्थित होना होगा। क्लियर है? अमर सिंह के समय की इंपॉर्टेंट घटना हमने देखी। मेवाड़ संधि कर लेता है किससे? मुगलों से। दूसरा, इनका सबसे जो इंपॉर्टेंट काम बताया जाता है कि सैन्य जो व्यवस्था थी, इन्होंने पूरी सैन्य व्यवस्था का पुनर्गठन किया था। इन्होंने पूरी सैन्य व्यवस्था का क्या किया था? पुनर्गठन किया था। इन्होंने सैन्य विभाग का गठन किया था। सैन्य विभाग का गठन किया था। देख लीजिए, सैन्य विभाग का ये गठन करते हैं। सैन्य जो व्यवस्था है उसका पूरी तरह से ये पुनर्गठन कर देते हैं। साथ ही इनके समय ये निर्माण कार्य जब करवाते हैं तो अकबर द्वारा सलीम को भेजा जाता है, और सलीम को कोई विशेष सफलता इनके खिलाफ प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, देखा आपने, सैन्य विभाग का गठन कर दिया जाता है। सैन्य विभाग हरिदास झाला के नेतृत्व में गठित किया जाता है। हरिदास झाला के नेतृत्व में इस सैन्य विभाग का गठन किया जाता है। देख लिया। फिर अकबर इनके खिलाफ जो अभियान भेजता है वो भेजता है किसको? सलीम को भेजता है। और सलीम को कोई खास सफलता नहीं मिलती है तो वापस सलीम को बुला लेता है। सलीम के बाद में खुर्रम को भेजता है, और खुर्रम का जो परम मित्र था, इनका पुत्र, इनका ज्येष्ठ पुत्र कर्ण सिंह, तो कर्ण सिंह के समझाने से, अन्य विश्वास पात्र जो इनके खास सरदार थे उनके समझाने से ये संधि ये कर लेते हैं। इस संधि होती है 1600
ईस्वी में। कब होती है? 1615 ईस्वी में। क्लियर है? किसके समझाने से अमर सिंह संधि करते हैं? इनके ज्येष्ठ पुत्र कर्ण सिंह के समझाने से ये संधि कर लेते हैं। संधि की शर्तें क्या होंगी ये हमने देख ली है। और इसके बाद में 1620 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। मृत्यु, इनका जो अंतिम संस्कार होता है, इनका अंतिम संस्कार वो आहड़ में किया जाता है। आहड़ में किया जाता है। और आहड़ में ही इनकी क्या है? छतरी भी है। इनकी छतरी भी आहड़ में है। मेवाड़ के महाराणाओं की छतरी आहड़ में मिलती है। और प्रथम महाराणा जिसकी छतरी आहड़ में मिली है वो प्रथम महाराणा थे महाराणा अमर सिंह। क्लियर है? तो अमर सिंह देख लीजिए एक बार, साथ के साथ आप लिखते भी रहिए। अमर सिंह। इसके बाद में जो अगले जो शासक होते हैं वो होते हैं कर्ण सिंह। इनके ज्येष्ठ पुत्र मैंने बताया कर्ण सिंह। कर्ण सिंह देखते हैं अगले शासक को। कर्ण सिंह अगले शासक हुए कर्ण सिंह। कब शासक बनेंगे ये? 1620 में शासक बनते हैं और 1628 तक अपना ये शासन करते हैं। कर्ण सिंह के विषय में ज्यादा कुछ बातें नहीं है, बस इनके समय उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो जाता है दिल्ली में। और मैंने बताया था कि खुर्रम उसका विरोध करता है और खुर्रम जो कि इनका परम मित्र था वो आ जाता है कहाँ पर? मेवाड़ आ जाता है, जिन्हें मेवाड़ में ये निवास करने के लिए स्थान देते हैं। कर्ण सिंह के विषय में बताया जाता है कि इन्होंने जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील के पास जग मंदिर महलों का निर्माण करवाया। निर्माण शुरू करवाया, लेकिन ये इसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे। कंप्लीट जो इनके बाद जो शासक होते हैं उनके द्वारा उसको कंप्लीट करवाया जाता है। साथ ही मैंने बताया कि खुर्रम इनके समय इन्हीं जग महलों में खुर्रम को निवास इन्होंने करवाया था। खुर्रम मेवाड़ में रहे। साथ ही इन्होंने कर्णविलास और दिलकुश महल का भी निर्माण करवाया। दिलकुश महल का भी इन्होंने निर्माण करवाया। ये कुछ खास बातें हैं इनके बारे में, देख लीजिए। कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के बाद में जो अगले शासक होते हैं वो होते हैं महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह। जगत सिंह के विषय में देखिए। जगत सिंह वही शासक है जिसने ये जो जग मंदिर महल जो थे इनका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। किसने? जगत सिंह ने बाद में इनको पूर्ण करवाया था। देखिए जगत सिंह। जगत सिंह। जगत सिंह के समय इन्होंने जो अधूरा कार्य उनका था जग मंदिर का निर्माण का, इस जग मंदिर के निर्माण का कार्य इन्होंने पूर्ण करवाया। निर्माण का कार्य पूर्ण करवाया। देखिए अब आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर युद्धों की घटनाएं घटित नहीं हो रही हैं यहाँ पर। उसका एक बड़ा रीजन है कि जब दिवेर का जो युद्ध हुआ था वो इतने प्रताप ने इतना भीषण तरीके से, इतने आक्रामक तरीके से लड़ा था कि उसके बाद मुगलों की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो वापस मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर देख सके। तो अब ये हमारा शांति का काल शुरू हो जाता है मेवाड़ में, जबकि हम देखते हैं कुंभा, सांगा, प्रताप, इन सब के समय सिर्फ युद्धों का ही इतिहास हमने पढ़ा था। अब हम यहाँ पे जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? मंदिरों के निर्माण का, महलों के निर्माण का, चित्रकला का विकास होता है, अब स्थापत्य का विकास होता है। अब हम एक अलग मेवाड़ को देख रहे हैं। जो मेवाड़ हमने पहले देखा था वैसा मेवाड़ अब ये नहीं है। इसी समय जगदीश मंदिर का भी निर्माण करवाया था जगत सिंह ने। जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर विष्णु को समर्पित यह मंदिर है।
इसे जगन्नाथ राय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जगन्नाथ राय मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह ने करवाया। साथ ही ये जो जगदीश मंदिर है, इसी के पास में एक दाहे का मंदिर भी है, दाहे का मंदिर। इस दाहे के मंदिर का निर्माण करवाया था एक दाहे थी, नोजूबाई। कौन थी? नोजूबाई। तो नोजूबाई ने निर्माण करवाया था दाहे के मंदिर का। ठीक है। ये जगन्नाथ मंदिर राय जो मंदिर है, इस मंदिर के जो वास्तुकार बताए जाते हैं, वास्तुकार, ये वास्तुकार थे भाणा और मुकुंद। भाणा और मुकुंद ये दो वास्तुकार थे इस मंदिर के। साथ ही इस मंदिर में हमें एक प्रशस्ति भी प्राप्त होती है। वो प्रशस्ति जो प्राप्त होती है, वो प्रशस्ति लिखी गई थी कृष्ण भट्ट के द्वारा। कृष्ण भट्ट के द्वारा वो प्रशस्ति लिखी गई थी। देख लीजिए। जगत सिंह के बारे में, जगत सिंह के बारे में ये बात 1628 में शासन प्रारंभ करते हैं। 1628 में शासन प्रारंभ करते हैं और इनका शासन चलता है 1652 ईस्वी तक। 1652 ईस्वी तक देख लीजिए। कृष्ण भट्ट के द्वारा जगन्नाथ राय मंदिर में एक विशाल प्रशस्ति लिखी गई। इसके अलावा इनके समय शाहजहाँ इनसे शाहपुरा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र छीन लेता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि इन्हीं के समय, लगभग वो समय रहा है 1631 का। 1631 ईस्वी के आसपास शाहजहाँ क्या करता है, शाहपुरा और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, क्षेत्र को छीन लेता है। और भी कई, जैसे रूपसागर तालाब का निर्माण ये करवाते हैं, मोहन मंदिर का यहाँ पर ये निर्माण करवाते हैं। ये कुछ एक छोटी छोटी बातें और है। मोहन मंदिर बनवाते हैं। इनका जो स्थापत्य का विकास है पूरे मेवाड़ का, मोहन मंदिर का ये निर्माण करवाते हैं और एक रूपसागर तालाब भी बनवाते हैं। ये स्थापत्य को कंप्लीट हम रिवीजन क्लास में देखेंगे। पूरे स्थापत्य जितने भी मेवाड़ में किए गए हैं, जितने भी मंदिरों का, महलों का निर्माण यहाँ पर किया गया है, उन सब को, जितने भी तालाबों का, बावड़ियों का निर्माण हुआ है, उन सब को हम एक बार लास्ट में देखेंगे और इनके कंप्लीट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जगत सिंह, जगत सिंह के बाद में जो अगले शासक होते हैं वो होते हैं महाराणा राज सिंह। और राज सिंह मेरे मेवाड़ के सबसे फेवरेट शासक भी है। राज सिंह के बारे में हम देखते हैं। जगत सिंह के बाद में जो अगले शासक हुए वो हुए राज सिंह। महाराणा राज सिंह कब शासक बने? 1652 ईस्वी में शासक बनते हैं। 1652 से 1680 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। अच्छा, राज सिंह के समय की क्या खास बात हो सकती है? राज सिंह के समय की खास बात है कि ये काफी वीर और बहादुर थे और इनके समय दिल्ली सल्तनत में औरंगजेब शासक बन गए थे। तो औरंगजेब शासक बन गए थे और यहाँ मेवाड़ के ये स्वतंत्रता प्रेमी शासक राज सिंह थे। इन्होंने औरंगजेब का विरोध किया और युद्धों में औरंगजेब को परास्त भी किया इन्होंने। तो इनके समय की कुछ खास घटनाएं हैं, उनकी अब हम चर्चा कर लेते हैं। राज सिंह के समय की सबसे इंपॉर्टेंट जो घटना है वो घटित होती है जब मथुरा से श्रीनाथ जी का जो विग्रह रूप था, श्रीनाथ जी का विग्रह रूप औरंगजेब के आक्रमण से नष्ट किया जा रहा था। तब मथुरा से उस विग्रह रूप को लाया गया था मेवाड़ में, और जिस स्थान पर उस विग्रह रूप को स्थापित करवाया था राज सिंह जी ने, वो गांव था सिहाड़ ग्राम। सिहाड़ ग्राम, जो बाद में नाथद्वारा श्रीनाथ जी के प्रवेश के बाद में नाथद्वारा श्रीनाथ जी के नाम से फेमस हुआ। सिहाड़ ग्राम, यहाँ पर इन्होंने श्रीनाथ जी की मंदिर बनवाया था। क्लियर है?
श्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ इन्होंने बनवा दिया था। इन्होंने मथुरा के जो क्षत्रप शासक थे उनको बोल भी दिया था कि अगर मेरी 1 लाख सेना को औरंगजेब हरा देगा तब जाकर इस मंदिर को नष्ट वो कर पाएगा, और मेरी 1 लाख सेना को हराने का मतलब है कि औरंगजेब का कितने सैनिक हार जाएंगे, उसकी 3 लाख की सेना भी इनके 1 लाख सैनिकों के सामने कम पड़ जाएगी, क्योंकि मेवाड़ काफी वीरों का प्रदेश, वीरों का क्षेत्र रहा है। राज सिंह के समय की एक और घटना हम देखते हैं कि इन्होंने पूरे भारतवर्ष में ये अनाउंस करवा रखा था कि अगर किसी भी क्षेत्र में मुगलों द्वारा मंदिरों को नष्ट किया जाता है तो वो जो मंदिर है उसकी स्थापना वो अपने क्षेत्र में करवा लेंगे। दूसरा, इन्होंने अनाउंस कर रखा था कि किसी भी महिला को, किसी भी स्त्री को अगर परेशान किया जाएगा मुगलों के द्वारा तो वो उस स्त्री से भी विवाह कर लेंगे। तो ऐसा ही एक प्रकरण देखने को मिलता है जब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का विवाह जो है वो औरंगजेब से तय हो जाता है। किससे फिक्स हो जाता है? औरंगजेब से इनका विवाह फिक्स हो जाता है, और चारुमती औरंगजेब से विवाह करने के लिए मना कर देती है। तब ये उदय सिंह को पत्र लिखती है, और पत्र में ये कहती है कि आप मुझे औरंगजेब से विवाह नहीं करना, आप मुझे बचा लीजिए इनसे। अगर आपने मुझे नहीं बचाया, मुझसे विवाह नहीं किया, तो मैं क्या कर लूँगी, जहर खा लूँगी। और तब उदय सिंह इनसे विवाह करते हैं, और औरंगजेब और उदय सिंह, ये सॉरी, राज सिंह के मध्य में क्या हो जाती है, शत्रुता पैदा हो जाती है। क्लियर है? राज सिंह स्टार्टिंग जो टाइम था उसमें औरंगजेब के काफी प्रिय रहे थे। उसका एक रीजन था, जब उत्तराधिकार संघर्ष जब शुरू हुआ था शाहजहाँ के समय, तो औरंगजेब को इन्होंने अपना मौन समर्थन दे दिया था। मौन समर्थन देने का मतलब है कि इन्होंने औरंगजेब से पत्र व्यवहार जारी रखा था, खुलकर ये सामने नहीं आए थे। एक बार आरपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि ऐसे कौन से मेवाड़ के शासक थे जिन्होंने औरंगजेब को अपना मौन समर्थन प्रदान कर दिया था। तो औरंगजेब को मौन समर्थन करने वाले राजा भी कौन थे? राज सिंह ही थे, जिन्होंने औरंगजेब को मौन समर्थन दे दिया था अपना। और इसी वजह से शाहपुरा, प्रतापगढ़ और ये जो भी इलाका है औरंगजेब ने राजा बनने के बाद में इनको वापस दे दिया था। देखा हमने चारुमती प्रकरण इनके समय का फेमस होता है। दूसरा, श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण इनके समय होता है, और मौन समर्थन वाली बात हमने देखी। इसके बाद जो राजा हुए, जयसिंह होते हैं, जो जयसमंद झील का निर्माण करवाते हैं, जिन्हें ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। और संग्राम सिंह द्वितीय होते हैं। संग्राम सिंह द्वितीय के समय हुरडा सम्मेलन होता है। एक बार वापस से जो पाती पर्यवन परंपरा जो सांगा ने शुरू की थी खानवा के युद्ध में, वही मराठों के विरुद्ध जाकर पूरे राजपुताना को एक करने के लिए संग्राम सिंह जयपुर के नरेश के कहने पर, जयपुर के उस समय राजा थे जय सिंह, जिनके कहने पर उस हुडा सम्मेलन का आगाज करते हैं, और सबको एक डेट डिसाइड करते हैं कि इस दिन हम सभी राजपूत शासक यहाँ पर एकत्रित होंगे, और मराठों के विरुद्ध हमें किस प्रकार युद्ध करना है, किस प्रकार इनको राजस्थान में प्रवेश से रोकना है, उसकी योजना बनाएंगे। लेकिन संग्राम सिंह का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, और इनके बाद जो जगत सिंह द्वितीय शासक बनते हैं वो इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं, और इस सम्मेलन सफल नहीं हो पाता है, और एंटर हो जाते हैं कौन, मराठा राजस्थान के अंदर। मेवाड़ के अंदर वो सबसे पहले एंटर होते हैं, और अमीर खां पिंडारी जिसका नाम आता है मराठा का, वो एंटर होता है। लास्ट जो अंतिम शासक होते हैं वो होते हैं भूपाल सिंह। तो ये एक मेवाड़ का कंप्लीट इतिहास हो जाता है। अब हम एक बार पूरी कक्षा को, जो भी हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा है, इसको पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पूरा रिवाइज करने के साथ ही हम छोटी छोटी 2-3 बातें और देख लेते हैं। बाकी जो क्लास के अंदर आपको बताया गया है, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आप सिर्फ इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। देखिए, हमने सर्वप्रथम देखा राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में जो विदेशी मत था, उसको देखा कर्नल जेम्स टॉड विलियम क्रूक। उसके बाद हमने अग्निकुंड से जो उत्पत्ति हुई पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई ने इसे बताया। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो की आधी से ज्यादा बातें झूठी है, ऐसा बताया जाता है, क्योंकि जो चंद्रवरदाई ग्रंथ है ये काफी बाद का ग्रंथ है,
और काफ़ी पहले की घटनाओं के बारे में जिक्र करता है, तो इसमें सच्चाई कम प्रतीत होती है। इससे ज़्यादा जो सच्चाई है पृथ्वीराज के बारे में, राजपूतों के बारे में, वो पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है उसके अंदर हमको ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलती है। इसके बाद इन्होंने बताया चंद्रवरदाई में कि आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ से इनका जन्म होता है। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान इसमें से निकलते हैं। मिश्रित उत्पत्ति का जो मत दिया वो दिया डीसी चट्टोपाध्याय। बताते हैं कि मिश्रित उत्पत्ति है, सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया का यह परिणाम है। इसके बाद में हमने देखा गुहिल, सिसोदिया वंश। प्राचीन नाम हमको पता है, शिवी प्रागपाट और मेदपाट यहाँ के प्राचीन नाम हैं। इनका जो ध्येय वाक्य है वो है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। हमने इनके झंडे का प्रारूप कैसा होता है वो भी देखा, इनका राजकीय चिन्ह क्या होता है वो भी देखा। इनके राजकीय चिन्ह में जो भील युवक दिखाया गया है वो पूंजा है। पूंजा कौन था? प्रताप के समय का, प्रताप के समय पूंजा इनकी भील आर्मी का सेनापति हुआ करता था। इसके बाद प्रताप के समय एक भामाशाह इनके मंत्री थे, उसका भी जिक्र होता है। भामाशाह इनको धन देते हैं कि ये मुगलों के विरुद्ध युद्ध को जारी रख सके। उसके बाद में गुहिल गुहादित्य जो 566 ईस्वी में गुहिल वंश की शुरुआत करते हैं। शिलादित्य पुष्पावती के बारे में हमने देखा था। शिलादित्य के हमने देखा था कि शिलादित्य वल्लभी से आए थे। हमने इनके पिता और इनके वंश क्रम को भी हमने अध्ययन किया था। बप्पा रावल मैंने बताया, इसके बाद शासक हुए 734 ईस्वी में। इन्होंने मौर्य राजा मान को हराकर चित्तौड़ जीत लिया था, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। इनका नाम था कालभोज। इनके हरित ऋषि इनके क्या थे? गुरु थे। और नागदा को इन्होंने राजधानी बनाया था। एकलिंग जी का मंदिर इन्होंने बनवाया था। सोने के सिक्के इनके जारी होते हैं। सोने के सिक्के बताए जाते हैं, ये सोने के सिक्के 115 ग्रेन के थे। कितने के? 115 ग्रेन के शुद्ध सोने के सिक्के थे। और इनके सोने के सिक्के पर हमें नंदी, त्रिशूल, ये सब हम अध्ययन कर चुके हैं, उनके चिन्ह मिलते हैं। मेवाड़ की एक परंपरा रही है आस्का लेना। आस्का लेना का मतलब होता था कि राजधानी को छोड़ने से पूर्व ये क्या करते थे? एकलिंग जी से अनुमति लेते थे। एकलिंग जी से अनुमति लेते थे क्योंकि ये अपना राजा एकलिंग जी को मानते थे और खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। ये हमने अध्ययन किया। इसके बाद मैंने अल्लट के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें बताई थी कि आहड़ को इन्होंने राजधानी बनाया, नौकरशाही का इन्होंने प्रारंभ किया और इन्होंने पहला विदेशी विवाह इन्होंने किया था हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ। इसके बाद शक्ति कुमार शासक होते हैं। मालवा के मुंज का आक्रमण होता है, आहड़ नष्ट हो जाता है। और मैंने बताया था कि इनके भतीजे कालभोज के बारे में हमने चर्चा की थी, क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। ये कालभोज, इन्होंने त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था जो मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में रण सिंह हुए। रण सिंह के 2 पुत्र होते हैं, छेम सिंह और राहफ। मैंने बताया था छेम सिंह रावल शाखा के संस्थापक थे और राहफ सिसोदिया शाखा के संस्थापक थे, जो हम्मीर के समय से बाद में सिसोदिया कहलाए। सामंत सिंह होते हैं, कीर्तिपाल चौहान जो नाडोल के थे उनसे पराजित होते हैं और नया राज्य डूंगरपुर बांसवाड़ा बसाते हैं। उसके बाद जैत सिंह होते हैं, भूताला का युद्ध होता है इनके समय इल्तुतमिश के साथ। इनका परिणाम ये होता है कि नागदा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और राजधानी चित्तौड़ शिफ्ट कर ली जाती है। इनके समय की एक पुस्तक हम्मीर मदमर्दन है जो जयसिंह सूरी द्वारा लिखी गई थी। और दशरथ शर्मा जो जैत सिंह का समय है इसको मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल भी बताते हैं। नेक्स्ट हमने तेज सिंह के बारे में देखा। इनकी पत्नी जयतल्ली देवी ने श्याम पासरुनाथ मंदिर बनवाया चित्तौड़ में। साथ ही एक मैंने बताया था कि चालुक्यों के समान ये काफी बड़ी बड़ी क्या लेते थे? उपाधियां लेते थे। तो इनकी एक उपाधि का जिक्र आता है कि उभापति, उमा नहीं है, ये उभा है, उभापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप, इसकी उपाधि ये लेते हैं। और मेवाड़ शैली का जो पहला चित्रित ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ आहड़ से, कहाँ से? आहड़ से, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, वो इन्हीं के समय 1260 ईस्वी में हमें प्राप्त होता है। इसके बाद समर सिंह शासक होते हैं, इनका बलबन की सेना के साथ युद्ध होता है। जीव हत्या पर ये रोक लगाते हैं आचार्य अमित सूरी के कहने पर। रतन सिंह होते हैं रावल शाखा के अंतिम शासक और इसका प्रमाण हमें दरीबा शिलालेख से प्राप्त होता है। एक हमने 546 ईस्वी का सामोली का अभिलेख भी अध्ययन किया था, सामोली शिलालेख अध्ययन किया था।
इस सामोली शिलालेख में पहली बार गुहिलों की चर्चा की गई थी, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। गुहिल जो चर्चा हमें होती है गुहिल वंश की, वो 546 ईस्वी के सामोली के शिलालेख से होती है। इसके बाद में हम देखते हैं रतन सिंह अंतिम शासक हुए। रतन सिंह के समय 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, चित्तौड़ का पहला साका होता है। कहानी हमें पद्मावत नामक ग्रंथ से मिलती है, मलिक मोहम्मद जायसी उसके लेखक थे। उसमें हमें मिलता है कि रानी पद्मनी सिंगलदीप श्रीलंका की राजकुमारी थी, इनके पिता थे गंधर्व सेन और इनके पास एक तोता भी था, वो था हीरामन। राघव चेतन खिलजी को उकसाता है, वो पद्मिनी की सुंदरता की तारीफ अलाउद्दीन के सामने करता है और तब अलाउद्दीन बताया जाता है कि पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कहां पर, चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं 1303 में। और रानी पद्मिनी 1600 अन्य महिलाओं के साथ जोहर कर लेती है। रतन सिंह गोरा और बादल के साथ क्या कर लेते हैं, केसरिया कर लेते हैं। और इतिहास का चित्तौड़ में प्रथम जोहर 1303 ईस्वी में ये होता है। इसके बाद में खिज्र खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर देते हैं अलाउद्दीन, इनका बेटा था अलाउद्दीन का, वो इसका नाम खिजराबाद कर देता है। और खिजराबाद मैंने बताया था आपको कि 1303 से लेकर और 1326 ईस्वी तक यहाँ पर अलाउद्दीन के प्रशासक शासन करते हैं। और 1313 तक तो कौन करता है, खिज्र खां करता है। और 1313 से और फिर 1326 तक मालदेव सोनगरा, जिसे मूछला मालदेव के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पे प्रशासक नियुक्त होते हैं। प्रत्यक्षदर्शी जो इस युद्ध के थे वो अमीर खुसरो थे। इसके बाद देखते हैं हम राणा हम्मीर आते हैं, जिनके बाद से जितने भी शासक हुए सिसोदिया कहलाए। मेवाड़ के उद्धारक की इन्होंने उपाधि ली, विषम घाटी पंचानन की इन्होंने उपाधि ली, साथ ही वीर राजा की उपाधि भी इनको रसिक प्रिया ग्रंथ से दी जाती है। सिंगोली का फेमस युद्ध होता है मोहम्मद बिन तुगलक के साथ इनका, जिसमें ये विजयी होते हैं। इसके बाद इन्होंने अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी बनवाया चित्तौड़ में। राणा खेता, जिसे राणा क्षेत्र सिंह के नाम से भी जाना जाता है, अगले राजा बनते हैं। उसके बाद अगले राजा आते हैं राणा लाखा लक्ष्य सिंह। जावर में चांदी की खानें मिल जाती है 1382 ईस्वी में। मेवाड़ की आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, धान्य की अब कोई कमी यहाँ पर नहीं रहती है। पिछोला झील का एक बंजारे द्वारा इनके समय में निर्माण करवाया जाता है। और इनका जो विवाह होता है वो हंसाबाई से होता है, मारवाड़ की हंसाबाई, जो रणमल की क्या थी, बहन थी, है हम देख चुके हैं। रणमल की बहन हंसाबाई से क्या होता है, इनका विवाह होता है। रणमल उस समय मारवाड़ की क्या स्थिति रही थी, अब हम जो अगला वंश पढ़ेंगे मारवाड़, तब हम देखेंगे कि रणमल आया था शरण में, इनकी राणा लाखा की शरण में आया था कि मुझे आपकी शरण में ले लीजिए, मुझे मेरा राज्य वापस दिलवा दीजिए। तब ये अपनी बहन का विवाह लाखा के साथ कर देते हैं। और हंसाबाई जो बाद में मेवाड़ और मारवाड़ संधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भीष्म प्रतिज्ञा चूंडा ले लेता है कि अब मैं जीवन भर क्या रहूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा। इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट मोकल शासक बनते हैं, हंसाबाई के पुत्र मोकल समिदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाते हैं। ये वही समिदेश्वर मंदिर है, ये वही समिदेश्वर मंदिर है जो त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता था। त्रिभुवन नारायण मंदिर, अभी हमने देखा त्रिभुवन नारायण मंदिर। मुंज के भतीजे ने इसका निर्माण करवाया था, अभी हमने देख लिया है। ये इनके दरबारी विद्वान होते हैं मोकल के योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट। हत्या इनकी चाचा मेरा द्वारा कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुंभा। कुंभा प्रारंभिक कठिनाइयां इनकी क्या थी कि सबसे पहले तो इनको दमन करना था इनके पिता के हत्यारे का, रणमल का। और रणमल का जब ये दमन करते हैं तो रणमल की प्रेयसी जो भारमली थी उसके सहयोग से ये रणमल का दमन करते हैं। ये सब हम देख चुके हैं काफी अच्छे से, तो अब हम फास्टली रिवीजन कर रहे हैं जिससे आपके सभी चीजें वापस से रिकॉल हो जाए। अब मैंने बताया था कि इनके समय का पहला युद्ध होता है कौन सा, सारंगपुर का युद्ध। ये महमूद खिलजी के साथ इनका होता है। महमूद खिलजी फर्स्ट कहाँ के थे, मालवा के थे। जीत जाते हैं, विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं इसकी खुशी में। और 6 महीने तक महमूद खिलजी को बताया जाता है कैद रखते हैं और फिर छोड़ देते हैं। चंपानेर की संधि इनके समय की काफी फेमस संधि होती है 1456 में, जो मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन दोनों मिलकर मेवाड़ के विरुद्ध ये संधि करते हैं। बदनौर का युद्ध होता है 1457 में, दोनों को हरा देते हैं कुंभा। और बदनौर में इस
कुशी में क्या करवाते हैं, कुशाला माता के मंदिर का ये क्या करवाते हैं, निर्माण करवा देते हैं। इसके बाद में देखिए आवल बावल की संधि हमने स्टडी की। मेवाड़ और मारवाड़ की संधि होती है जब रणमल का दमन कर दिया जाता है और कुंभा चूंडा को भेज देता है, मंडोर पर अधिकार करवा देता है, तो हंसाबाई अपने प्रयासों से ये संधि करवाती है। जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह तब कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया जाता है। स्थापत्य कला की हम चर्चा करते हैं। महमूद नैणसी बताते हैं कि इनके द्वारा, कुंभा के द्वारा कुल 32 दुर्ग बनवाए गए। कितने दुर्ग बनवाए गए? 32 दुर्ग का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया, जिसमें कुंभलगढ़ का दुर्ग, अचलगढ़ का दुर्ग, बसंती दुर्ग, ये सब काफी फेमस दुर्ग होते हैं। साथ ही और भी दुर्ग थे जो हमने चर्चा करी थी। भोमट दुर्ग था, मचान दुर्ग था, ठीक है, इन सब की हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में विजय स्तंभ जो सारंगपुर युद्ध की खुशी में बनवाया था, 9 मंजिला, 122 फीट, 157 इसकी सिड्डियां हैं, भगवान विष्णु को समर्पित है, विष्णु ध्वज भी इसे कहते हैं। इसके वास्तुकार मैंने बताया था जैता और इसके 3 पुत्र नापा, पोमा और पूंजा द्वारा करवाया गया था। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। मूर्तियों का अजायब घर इसे कहा जाता है। ये सब हम देख चुके हैं विजय स्तंभ के बारे में। कुंभा के ग्रंथों की चर्चा करें तो हमने सभी ग्रंथ देखे थे। कुछ संगीत रास था, संगीत मीमांसा था, सूड प्रबंध था, रसिक प्रिया था जो गीत गोविंद पर टिका है। मंडन के ग्रंथ भी हमने देखे थे। मंडन ने राजवल्लभ, रूप मंडन, देवमूर्ति प्रकरण, कोदंड मंडन, ये सब अलग अलग विषय से संबंधित थे। धनुर्विद्या से संबंधित था कोदंड मंडल। इसके बाद देखते हैं हम इनके समय कान्हा व्यास एकलिंग महामात्य लिखते हैं। कुंभा को हालगुरु राणव रासो अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि मिलती है और इनके ही पुत्र उदा के द्वारा 1468 में इनकी हत्या कर दी जाती है और अगले जो शासक बनते हैं वो उदा पितृहंता इनको कहा जाता है। ये भागकर चले जाते हैं कहाँ पर? ये भागकर मांडू चले जाते हैं। कब जाते हैं मांडू? जब डाडिमपुर के युद्ध में इनके शुभचिंतकों को, कौन सा युद्ध है? डाडिमपुर। डाडिमपुर का जो युद्ध होता है, देखिए ये 2 युद्ध है, डाडिमपुर और दत्तानी। इनमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। डाडिमपुर का युद्ध जो होता है, डाडिमपुर का युद्ध होता है जब उदा के जो शुभचिंतक थे सामंत, उन सभी को रायमल द्वारा परास्त कर दिया जाता है और तब उदा मांडू भाग जाता है गयासुद्दीन की शरण में और रायमल क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं। देखिए पितृहंता है और बाद में बताया जाता है बिजली गिरने से किसकी? वहीं मांडू में इनकी मृत्यु हो जाती है। रायमल शासक बनते हैं। अद्भुत जी का शिव मंदिर ये बनवाते हैं और इनकी पत्नी श्रृंगार देवी जो जोधा की पुत्री थी मारवाड़ के, उन घोसुंडी बावड़ी का ये निर्माण करती है। कुंवर पृथ्वीराज जो रायमल के ज्येष्ठ पुत्र होते हैं, जिनको उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, तारागढ़ जो अजमेर का जो अजयमेरू दुर्ग है उसका नाम बदलकर तारागढ़ कर देते हैं अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर। राणा सांगा जो अगले शासक बनते हैं। सैनिक भगनाव शेष की इनको उपाधि दी जाती है। कहा जाता है 80 घाव इनके शरीर पर थे। पहला युद्ध इनका होता है इब्राहिम लोदी के साथ खातोली का। दूसरा युद्ध भी इब्राहिम लोदी के साथ होता है बाड़ी धौलपुर का। उसके बाद महमूद खिलजी द्वितीय के साथ इनका जो युद्ध होता है वो होता है गागरोन का। कौन सा होता है? गागरोन का। इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए सांगा और बाबर, 2 युद्ध इनके होते हैं। बयाना भरतपुर में सांगा की सेना के साथ ये युद्ध लड़ते हैं। उसके बाद में खानवा का युद्ध होता है 1527 में। खानवा का युद्ध कैसे हुआ, इसको हारने के क्या क्या कारण रहे, इन सब को हम पहले देख चुके हैं। परिणाम यही रहता है, सांगा घायल हो जाते हैं। बसवा इनको ले जाया जाता है। दौसा के पास ही बसवा जो स्थान है वहां पर इनको लेके जाया जाता है और वहां पर इनको जहर दे दिया जाता है और कालपी में इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। इनकी छतरी मांडलगढ़ में है। ठीक है। इसके बाद विक्रमादित्य शासक बनते हैं। विक्रमादित्य के समय यहाँ का द्वितीय शाखा होता है, ये देख लीजिए। वो होता है, उस समय आक्रमणकारी थे बहादुर शाह गुजरात के। कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है, हुमायूं नहीं आ पाता है और तब रानी कर्मावती के नेतृत्व में जोहर कर लिया जाता है और रावत भाग सिंह देवलिया के नेतृत्व में केसरिया कर लिया जाता है। इसके बाद देखिए पन्नाधाय। पन्नाधाय हम सभी के लिए प्रातः स्मरणीय होनी चाहिए। पन्नाधाय का योगदान इतना बड़ा मेवाड़ के इतिहास में रहा है। पन्नाधाय वही महिला है जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया था उदय सिंह को बचाने के लिए। अगर वो अपने पुत्र चंदन का बलिदान नहीं करती, उदय सिंह को नहीं बचाती, तो आप बताइए प्रताप जैसे वीर शासक मेवाड़ को प्राप्त ही नहीं होते।
और मेवाड़ का आज इतिहास कुछ और ही होता। पन्नाधाय का त्याग है, जब बनवीर उदय सिंह को मारने आते हैं तो चंदन को सुला देती है और उदय सिंह को कुंभलगढ़ भेज देती है, और कुंभलगढ़ के जो किलेदार आशा देवपुरा है वो उनका लालन पालन वहां पर करते हैं। उदय सिंह शासक बनते हैं, मावली का युद्ध होता है 1540 में, ये बनवीर को हराते हैं, और बनवीर को हराने के बाद में उदयपुर नगर की स्थापना करते हैं, उदयपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं 1559 ईस्वी में। उदय सागर झील का भी ये निर्माण करवाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अकबर का आक्रमण होता है, और तीसरा शाखा होता है यहाँ पर 1567-68। ये जो शाखा होता है ये फूल कंवर जो पत्ता की पत्नी है उसके नेतृत्व में होता है। केसरिया जयमल और पत्ता करते हैं। 30,000 नागरिकों का कत्लेआम भी अकबर करवाता है, ऐसा बताया जाता है। एक घटना, अकबर की बंदूक का नाम संग्राम है, तो अकबर अपनी बंदूक से जयमल को घायल करता है संग्राम से। एक दृश्य है जब जयमल घायल हो जाते हैं तो जयमल को कंधे पर बिठाकर कौन युद्ध करते हैं? कल्ला राठौड़ युद्ध करते हैं, जो यहाँ के हमारे लोक देवता भी हैं। अकबर ने आगरा के किले में जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां भी लगवाई हैं, जो ऐसी ही मूर्तियां हमको जूनागढ़ बीकानेर के दुर्ग में भी देखने को मिलती हैं। इन मूर्तियों को लगवाया अकबर ने था, और औरंगजेब ने इनको तुड़वा दिया था, इन मूर्तियों को वापस। नेक्स्ट देखते हैं, महाराणा प्रताप। पूरा स्टडी कर लिया है हमने अच्छे से, वापस देख लेते हैं। कुंभलगढ़ में इनका जन्म होता है, जबकि जो इनकी माँ थी जयवंता बाई, वो पाली के शासक की पुत्री थी। तो कुछ जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स हैं वो इनका जन्म पाली में भी बताती है, लेकिन ज्यादातर जो हम देखते हैं इनका जन्म कुंभलगढ़ में ही देखते हैं। राज्याभिषेक, इनका पहला राज्याभिषेक होता है गोकुंदा में, दूसरा राज्याभिषेक इनका होता है कुंभलगढ़ में, और अंतिम जो इनका राज्याभिषेक होता है वो होता है चावंड में। पहली राजधानी किसको बनाई इन्होंने? गोकुंदा को, दूसरी कुंभलगढ़ को, और फिर अंतिम इनकी राजधानी बनती है चावंड। बीच में मैंने बताया था कि एक अस्थायी राजधानी भी ये बनाते हैं। अस्थायी राजधानी बनाते हैं ये आवरगढ़ को, कमलनाथ पहाड़ी पर एक स्थान है आवरगढ़ कोल्हारी के पास में, उसको ये अपनी एक अस्थायी राजधानी बनाते हैं। अकबर 4 शिष्टमंडल भेजता है इनको मनाने के लिए। जलाल खां को भेजता है, मान सिंह को भेजता है, भगवंत दास को भेजता है, और टोडरमल को भेजता है, और सभी क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। तब फिर हल्दी घाटी का युद्ध होता है। मेवाड़ की थर्मोपोली इसे कर्नल टोड बताते हैं, अबुल फजल इसे खमनोर का युद्ध बताते हैं। चेतक घायल हो जाता है। झाला बीदा छत्र धारण कर लेते हैं, किसका? राणा प्रताप का। चेतक की मृत्यु होती है बलीचा गांव में। वहीं पर प्रताप के एक भाई शक्ति कुमार का भी वाकया मैंने बताया था, कैसे वो अपना घोड़ा प्रताप को दे देते हैं, कैसे प्रताप के पीछे जो सैनिक गए थे उनको देखते हैं। देखो, हल्दी घाटी के युद्ध के विषय में काफी पहले की बुक्स में हम पढ़ते थे कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की विजय होती है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य बात नहीं है। अकबर की विजय के हमें कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता है, साथ ही हमें प्रताप की विजय के काफी प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। देखो, मुगलों की युद्ध में एक इनका एक सिस्टम चलता था। क्या सिस्टम था कि जब शासक हार जाता था, जो इनका शत्रु होता था मुगलों का, हार जाता था तो वो भागता था, और भागते हुए शत्रु के पीछे ही अपनी सेना छोड़ते थे, उसका हमेशा पीछा करते थे। और यहाँ पर उल्टा हुआ, जब प्रताप यहाँ से निकले हैं तो उनका किसी ने पीछा नहीं किया। साथ ही जब ये बाद में गोकुंदा में जाकर इनकी मुगलों की सेना युद्ध समाप्ति के बाद में रुकती है, तो पूरी रात उनकी सेना को डर लगता है। ये उन्हीं की सेना के जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर उपस्थित थे वो बताते हैं, बदायूनी उस समय प्रत्यक्षदर्शी थे, वो हमको बताते हैं उनके ग्रंथ में कि पूरी रात वो सेना डरती रही कि कहीं वो प्रताप दोबारा हमला ना कर दे। तो इस प्रकार हल्दी घाटी के युद्ध में भी प्रताप ही विजयी रहते हैं। दिवेर का युद्ध 1582 हमने चर्चा की, प्रताप ने मुगलों को हराया था। कर्नल टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा, क्योंकि यहीं से मेवाड़ की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। बाद में चावंड को राजधानी बनाते हैं। 28 वर्षों तक चावंड राजधानी रहती है, और बंडोली में 8 खंभों की इनकी छतरी है। 1597 में इनका निधन हो जाता है। सांस्कृतिक योगदान आज की क्लास में ही हमने देखे थे। चावंड शैली का प्रारंभ करते हैं चक्रपाणी मिश्र, विश्व बल्लभ और मुहूर्तमाला, और एक और ग्रंथ मैंने बताया था वो था राज्याभिषेक पद्धति। भामाशाह अपनी संपत्ति इनको दान में दे देते हैं। मुगल मेवाड़ संधि अमर सिंह के समय होती है, ये भी हमने देख लिया आज। उसके बाद जगत सिंह पष्ट हमने देखा, जगदीश मंदिर बनवाया इन्होंने।
जगदीश मंदिर या जगन्नाथ राय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे प्रशस्ति मिलती है कृष्ण भट्ट द्वारा लिखी हुई। ये जो मंदिर है पंचायतन शैली पे बना हुआ है। पंचायतन शैली क्या होती है? इस मंदिर होता है जिसमें मुख्य देवता बीच में होता है और चारों ओर उनके जो परिवार के अन्य देवता होते हैं उनके मूर्तियां लगी होती है। पंचायतन शैली होती है। औरंगजेब से संघर्ष होता है, फिर राज सिंह का चारुमती से विवाह का प्रकरण हमने देखा। और विवाह जब चारुमती से कर लेते हैं राज सिंह, उसके बाद ये जजिया कर भी लगा देते हैं औरंगजेब, और जजिया कर देने से राज सिंह इनकार भी कर देते हैं। अजीत सिंह मारवाड़ वह श्रीनाथ जी को इन्होंने शरण दी थी। श्रीनाथ जी को शरण देने का मतलब है श्रीनाथ जी का मंदिर इन्होंने यहाँ पर सिहाड़ ग्राम में बनवाया था। राजसमंद झील का इन्होंने निर्माण करवाया। और विश्व की सबसे बड़े शिलालेख राज प्रशस्ति जो रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखी गई, किसने के द्वारा? रणछोड़ भट्ट के द्वारा। 25 जो संगमरमर की शिलाएं थी उन पर ये लिखी गई है। विश्व की सबसे बड़ा शिलालेख इसको बताया जाता है, राज प्रशस्ति को। उसके बाद अंतिम चरण में मैंने बताया था जो दो इंपोर्टेंट शासक हुए वो हुए संग्राम सिंह द्वितीय, जो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाते हैं और 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन की डेट निश्चित कर देते हैं। मराठों के विरुद्ध एकता का ये असफल प्रयास करते हैं। अध्यक्षता बाद में इसकी जगत सिंह द्वितीय करते हैं क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में भीम सिंह, भीम सिंह के समय कृष्ण कुमारी विवाद काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भीम सिंह के समय कृष्ण कुमारी विवाद ये होता है कि जो भीम सिंह होते हैं ये अपनी पुत्री का विवाह फिक्स करते हैं मारवाड़ के भीम सिंह से, और मारवाड़ के भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है तो ये अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं जयपुर नरेश से। तब मारवाड़ के मानसिंह आते हैं और वो इसका विरोध करते हैं और फिर जयपुर और जोधपुर के मध्य में इसको लेकर युद्ध होता है। कृष्ण कुमारी को जहर देकर मार दिया जाता है। मराठे भी एंटर हो जाते हैं और 1818 में फिर ये संधि कर लेते हैं भीम सिंह, किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। इसके बाद में जो अंतिम शासक बताए जाते हैं मेवाड़ के, वो बताए जाते हैं स्वतंत्रता के समय जो अंतिम शासक थे वो थे भूपाल सिंह। कौन थे? भूपाल सिंह अंतिम शासक। अंतिम शासक भूपाल सिंह, भूपाल सिंह जिन्हें बाद में राज प्रमुख भी बनाया जाता है। भूपाल सिंह, जब हम एकीकरण पढ़ेंगे तो देखेंगे इनको, भूपाल सिंह। इसके बाद में यहाँ पर सिसोदिया वंश समाप्त हो जाता है मेवाड़ का। मेवाड़ के आर्किटेक्चर की मैंने चर्चा करने की आपको बोली थी। मेवाड़ के आर्किटेक्चर को एक बार हम देख लेते हैं। देखिए मेवाड़ में शिव मंदिर का निर्माण एकलिंग जी में होता है, बप्पा इसका निर्माण करवाते हैं। वराह मंदिर आहड़ में होता है, अल्लट इसका निर्माण करवाते हैं, हमने देखा। उसके बाद त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़ में जो बाद में मोकल मंदिर के नाम से जाना जाता है, हमने देखा भोज परमार इस मंदिर को बनवाते थे, वो चित्तौड़ में है। और मोकल इसका क्या करवाते थे? जीर्णोद्वार करवा देते थे। ये इंपॉर्टेंट मंदिर है। श्याम पासरुनाथ मंदिर चित्तौड़ में है। जयतल्ली देवी, तेज सिंह की जो पत्नी थी जयतल्ली देवी, वो इसका निर्माण करवाती है। अन्नपूर्णा माता का मंदिर चित्तौड़ में हमीर बनवाते हैं। एकलिंग जी का मंदिर जो उसके चारों ओर जो परकोटा है वो मोकल बनवाते हैं। द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण चित्तौड़ में मोकल के द्वारा करवाया जाता है। और कुशाला माता बदनौर में कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। रणकपुर के जैन मंदिर कुंभा ही निर्माण करवाते हैं। इनके ही मंत्री धरण शाह द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ में कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। कुंभ स्वामी मंदिर कुंभा बनवाता है चित्तौड़ में। मीरा मंदिर का निर्माण एकलिंग जी में कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। श्रृंगार चौरी रमाबाई के विवाह के समय कुंभा श्रृंगार चौरी बनवाते हैं, अपनी इनकी पुत्री थी रमाबाई, चित्तौड़ में उसका निर्माण करवाते हैं। रमा मंदिर जावर में रमाबाई के द्वारा निर्मित होता है। रमाबाई को मैंने बताया था वागेश्वरी की उपाधि भी दी गई थी क्योंकि संगीत में काफी एक्सपर्ट थी रमाबाई। मीरा मंदिर का निर्माण कुंभा के द्वारा। श्रृंगार चौरी हमने देखा कुंभा के द्वारा। घोसुंडी बावड़ी मैंने बताया रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी द्वारा करवाया जाता है। तुलजा भवानी बनवीर बनवाता है तुलजा भवानी का मंदिर चित्तौड़ में। उदय सागर झील उदय सिंह उदयपुर
चामुंडा माता का मंदिर राणा प्रताप चावंड में, हरिहर मंदिर राणा प्रताप बनवाते हैं, हमने स्टडी कर लिया बदराना में। कर्ण विलास महल कर्ण सिंह उदयपुर में बनवाते हैं। एक दिलकुश महल भी हमने देखा था, ये रहा दिलकुश महल भी कर्ण सिंह बनवाते हैं। उसके बाद जगत सिंह प्रथम उदयपुर में ही जगदीश मंदिर बनवाते हैं। जगन्नाथ राय मंदिर जो हमने देखा अभी। दहाई का मंदिर नौजूबाई बनवाती है उदयपुर में, जगदीश मंदिर के बिल्कुल पास ही। मोहन मंदिर भी जगत सिंह प्रथम बनवाते हैं उदयपुर में। त्रिमुखी बावड़ी राजसमंद में है, जो राम रसदे के द्वारा बनवाई जाती है। द्वारिकानाथ मंदिर कांकरोली में राज सिंह इसका निर्माण करवाते हैं। सिहाड़ ग्राम में श्रीनाथ जी का मंदिर राज सिंह के द्वारा स्थापित करवाया जाता है। अंबिका माता अंबा माता का मंदिर भी राज सिंह बनवाते हैं उदयपुर में। राजसमंद झील भी राज सिंह राजसमंद में स्थापित करवाते हैं। द्वारिकानाथ मंदिर कांकरोली में राज सिंह बनवाते हैं। उसके बाद जयसम्मल झील सहेलियों की बाड़ी। वैद्यनाथ मंदिर ये देखिए संग्राम सिंह द्वितीय के समय का है वैद्यनाथ मंदिर। जगत निवास महल जगत सिंह द्वितीय बनवाते हैं उदयपुर में। ये मेवाड़ की स्थापत्य कला कंप्लीट होती है। पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा देंगे, वहां आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे मेवाड़ हम कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे मारवाड़ का इतिहास, मारवाड़ के राठौड़ वंश का इतिहास। मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति के विषय में जो मोमोद नैणसी जो मत देता है कि कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद के ही इनको वंशज बताया गया है, लेकिन ये बात भी मुझे सत्य नहीं लगती है। अध्ययन से पता चलता है कि मारवाड़ का जो इतिहास है उससे काफी पहले का है, जयचंद से भी काफी पहले का इतिहास मारवाड़ का है। लेकिन मोमोद नैणसी अपने इस बात का अपनी बुक्स में अपने साक्ष्यों में ये प्रमाण देते हैं कि ये जयचंद गढ़वाल के ही क्या थे, वंशज थे। अगली क्लास में हम मारवाड़ के राठौड़ वंश को स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।